हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का टॉपिक है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट एंड चार्टर एक्ट 1793 को कंप्लीट किया है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 was a significant legislative measure passed by British Parliament। ब्रिटिश सरकार द्वारा, संसद द्वारा पास किया गया एक लेजिस्लेटिव मेजर है टू रीन्यू द ईस्ट इंडिया कंपनीज EIC चार्टर ऑफ अनदर 20 ईयर्स। पहले भी हमने जब देखा था 1793 के एक्ट को, वो भी 20 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया था। फिर 1813 में उसको रीन्यू किया गया और फिर से अब 20 सालों के लिए और इस चार्टर को रीन्यू किया गया था फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वाइल इंट्रोड्यूसिंग क्रूशल रिफॉर्म्स। और इसमें कुछ सुधार भी किए गए थे, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से आर्थिक और एजुकेशन, शैक्षिक बदलाव हुए इन इंडिया, भारत में। दिस एक्ट, ये जो अधिनियम था, इज कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट था, एक मुड़ाव था हम कह सकते हैं, इन ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नेंस। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन प्रणाली है उसमें एक मुड़ाव देखने को मिलता है, मोड़ देखने को मिलता है। एज इट मार्क्ड द एंड ऑफ द कंपनीज मोनोपोली। और यह दिखाता है कि अब कंपनी की जो मोनोपोली है, एकाधिकार है बिजनेस पर, वो अब जो है पूरी तरीके से एंड होने की कगार पर है। एक्सेप्ट फॉर ट्रेड विथ चाइना एंड द टी ट्रेड। लेकिन चाइना के साथ टी ट्रेड के अलावा और जितनी भी ट्रेड पर मोनोपोली है वो खत्म होने वाली है। बैकग्राउंड देखते हैं इस चार्टर का। तो बैकग्राउंड एंड रीजंस फॉर दिस चार्टर ऑफ 1813। एक्सपिरेशंस ऑफ द चार्टर 1793 टू 1893। यहाँ तक ये 20 सालों के बाद आया था, 1793 के बाद आया था ये। द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका चार्टर हैड बीन रीन्यूड इन 1793। पहले वो 1793 में रीन्यू होता है विद द मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड, ताकि जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडियन ट्रेड पर हो, सेट टू एक्सपायर इन 1830। फिर कहा कि अब जो कंपनी की ट्रेड पर मोनोपोली है उसे 1813 में ख़त्म कर देंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश सरकार है, हैड टू डिसाइड, वो डिसाइड करती है दैट वेदर कंटिन्यू EIC कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड गवर्नेंस। लेकिन फिर वो कहती है, पहले कहा था 1813 में ख़त्म कर देंगे, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने 1813 में इसे ख़त्म नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया? क्योंकि फिर वो अपना जो है कंट्रोल बोलती है कि ठीक है, थोड़े दिन और 20 साल इन्हें मोनोपोली रखने दे। मोनोपोली नहीं, लेकिन काइंड ऑफ रहेगा। प्रेशर फ्रॉम ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। अब क्या प्रेशर था? ब्रिटिश मर्चेंट्स, व्यापारी जो थे, और इंडस्ट्री, उद्योगपति का क्या प्रेशर था? द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, एक औद्योगिक क्रांति आई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये इसका ईयर है 1780 से 1850 तक के बीच में। हैड स्ट्रेंथन, उसने मजबूत किया ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, जितने भी ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्हें हु डिमांडेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट। वो चाहते थे कि वह इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करे फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। उन्हें क्या किया? बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण क्रांति आई थी औद्योगिक। फ्री ट्रेड, जो फ्री ट्रेड होता है विदाउट एनी टैक्सेस, एडवोकेटेड आर्ग्यूड अगेंस्ट EIC मोनोपोली। अब फ्री ट्रेड ने किस चीज़ के अगेंस्ट? जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, उनसे परमिशन लेके हर काम करना होता था। फ्री ट्रेड ने उनके अगेंस्ट में एक फ्री, मतलब एक रूल लाया, एक रिवोल्यूशन लेकर आया, स्टेटिंग इट वाज रिस्ट्रिक्टिंग ब्रिटेन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या हुआ? रिस्ट्रिक्ट होता है, ब्रिटेन की इकोनॉमिक ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पहले ब्रिटेन तक जाता था सारा पैसा, वो लोग कोई को भी फ्री ट्रेड नहीं करने देते थे, सबसे पैसे लूटते थे। तो इससे क्या हुआ? ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर जो है ना एक रिस्ट्रिक्शन लगती है। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इवेंजेलिकल्स एंड मिशनरीज, जो इवेंजलवादी थे और मिशनरियाँ था, उनका प्रभाव बढ़ने लगा था इस समय। क्रिश्चियंस मिशनरीज, जो ईसाई मिशनरीज थी, स्पेशली फ्रॉम ब्रिटेन, जो ब्रिटेन से आए हुए थे, प्रेशर्ड द गवर्नमेंट टू अलाउ, वह सरकार को अब है ना प्रेशराइज करने लगे थे। प्रेशर यानी दबाव बनाने लगे थे सरकार के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। टू अलाउ मिशनरीज, कहते थे कि मिशनरीज को जो चर्च से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उनको, और धार्मिक प्रोपागेशंस होने चाहिए इंडिया में, वो दबाव देने लग गए थे अब गवर्नमेंट के ऊपर। क्रिश्चियन मिशनरीज ने अपना दबाव बनाया, इसीलिए कहते हैं इनका ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन लोगों का पड़ने लगा था।
नाउ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अब हम देखते हैं जो राजनीतिक विकास है इंडिया के अंदर कैसे होता है। तो द ब्रिटिश हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश ऑलरेडी अब इंडिया पर कंट्रोल कर चुका था, इंडिया के बहुत सारे लार्ज पार्ट्स पर कंट्रोल कर चुका था, इंक्लूडिंग बंगाल देख लीजिए, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, चाहे सब पर कंट्रोल हो चुका था। दे नीडेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अब वो चाहते थे कि हमें पैसों से रिलेटेड जो है स्थिरता देखने को मिले, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार आए, टू मेंटेन देयर डोमिनेंस, ताकि हमारा जो ये संप्रभुता है, हमारी जो सोवेरेनिटी बनी रहे, डोमिनेंस बना रहे, एकाधिकार बना रहे। की प्रोविजंस ऑफ द चार्टर एक्ट देखते हैं, इसके प्रोविजंस क्या थे। एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी, और टी माने चाय को छोड़कर, और चाइना से व्यापार को छोड़कर, चाय और चाइना को छोड़कर हम याद रखेंगे। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था ये वाला एक्ट 1813 वाला। द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC की मोनोपोली ऑन ट्रेड, व्यवसाय पर, बिजनेस पर, वाज एबॉलिश्ड, खत्म कर दी गई थी, एक्सेप्ट फॉर द टी, की बस चाय और चाइना के साथ व्यापार बंद नहीं होगा। ब्रिटिश मर्चेंट, जो व्यापारी थे, जो ब्रिटिश अंग्रेज व्यापारी थे, वर नाउ अलाउड फ्रीली ट्रेड, अब वो कोई भी व्यापारी है ना किसी भी तरीके का फ्री ट्रेड कर सकता था विद इंडिया, इंडिया के साथ, लीडिंग टू इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इससे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती गई, आर्थिक विकास हुआ। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, लेकिन इस चीज़ ने अब मार्क किया था इकोनॉमिक, आर्थिक शोषण को, एज इंडियाज इंडस्ट्री सफ़र ड्यू टू अनरिस्ट्रिक्टेड ब्रिटिश इम्पोर्ट्स, और बहुत सारे ब्रिटिश लोग आने लगे थे, इससे शोषण होने लगा था, बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण होने लगा था। पहले तो ब्रिटिश मर्चेंट हर कोई नहीं आ सकता था, लेकिन EIC की कंपनी चाहिए थी, उनकी परमिशन के बिना कोई भी ब्रिटिश आकर ऐसे अपना ट्रेड नहीं कर सकता। लेकिन जब से फ्री ट्रेड आया तब से एक्सप्लोटेशन स्टार्ट हो गया आर्थिक, और ये सफ़र करता है इंडिया, क्यों? क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड ब्रिटिश इंपोर्ट्स थे, कि कोई इन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ब्रिटिश इंपोर्ट्स यानी ब्रिटिश लोगों तक, बाहर तक माल भेजा जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा इसके वजह से ये हुआ था, बहुत दिक्कत हुई। अब देखते हैं रिलीजियस मिशनरी प्रोविजंस क्या क्या आए थे, विच इज़ रिलेटेड टू धार्मिक और मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी के क्या प्रस्ताव थे। क्रिश्चियन मिशनरीज वर आर नॉट अलाउड टू एंटर इंडिया, अब उनको है ना इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि वो इंडिया में नहीं आ सकते, लीगली नहीं, वैधानिक रूप से नहीं आ सकती, टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए वो नहीं आ सकते। एंड इस्टेब्लिश स्कूल्स, चर्चेज एंड प्रिंटिंग प्रेसेस, अब वो किसी भी तरीके की अपनी धार्मिक, रिलीजियस, क्रिश्चियन रिलेटेड स्कूल्स को, चर्चेस को और प्रिंटिंग प्रेसेस को वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ये सब के लिए उन्हें जो है नॉट नाउ अलाउड, आई एम सॉरी हेयर आई रेड नॉट बट हियर इज़ नाउ, पहले क्योंकि 1793 में बैन कर दिया गया था, लेकिन 1813 में इन्हें वापस अलाउ कर दिया गया था। नाउ अब बिशोफ्रिक ऑफ कैलकाटा वॉज क्रिएटेड टू ओवरसी मिशनरी एक्टिविटीज़, और एक बिशॉप्स होते हैं, उनको क्रिएट किया गया था, एक पोस्ट होती है, ताकि वो ध्यान रख सके कि किस प्रकार से मिशनरीज़ है ना, एक्टिविटीज़ उनकी क्या रहती है, उनको देखने के लिए, उन पर देख रेख करने के लिए एक पोस्ट क्रिएट की थी, वॉज क्रिएटेड। एन एक्ट, द एक्ट एम्ड टू इंट्रोड्यूस, और ये एक्ट का एम था वेस्टर्न एजुकेशन एंड रिलीजियस टीचिंग्स, बट ऑल्सो लेड टू सोशल रिलीजियस टेंशंस। इस एक्ट का एम था इंट्रोड्यूस करवाना वेस्टर्न की एजुकेशन और रिलीजियस टीचिंग्स को, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक और धार्मिक टेंशंस थी इसके साथ, उसे भी देखना। फाइनेंशियल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन वेलफेयर, अब क्या फाइनेंशियल प्रोविजंस आते हैं। अ सम ऑफ 1 लाख पर ईयर, 1 लाख रुपए पर ईयर वॉज सेंक्शनड, दिए गए फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इंडिया, कि अब भारत के अंदर प्रमोशन होगा शिक्षा का, उसके लिए 1 लाख रुपए दिए गए। दिस प्रोविज़न लेड द फाउंडेशन, जो ये प्रोविजंस था, ये प्रस्ताव ने क्या रखा था, नींव रखी थी फॉर मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी इन इंडिया, भारत के अंदर। थ्रू इट वाज इनसफिशिएंट, लेकिन फिर भी जो है वह सफिशिएंट तौर पर पर्याप्त नहीं था। द फंड्स वर प्राइमरली यूज्ड फॉर इंग्लिश एंड वर्नाकुलर एजुकेशन, ये जो फंड था वो वर्नाकुलर एजुकेशन और इंग्लिश के लिए था। पेविंग द वे फॉर फ्यूचर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, लेकिन फिर भी वो पेविंग कर रहा था, दिखा रहा था कि फ्यूचर में भी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म, सुधार आएंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिकग्नाइजेशन ऑफ ब्रिटिश
पार्लियामेंट, अब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद की रिकग्नाइजेशन अथॉरिटी ओवर इंडिया, इंडिया पर क्या अथॉरिटी है। द एक्ट असर्टेड द सोवरेनिटी, संप्रभुता ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश सरकार का क्राउन है उसकी संप्रभुता ओवर इंडियन टेरिटरीज, इंडिया के लैंड पर, सारी जगह पर, टेरिटरीज पर एक सत्ता स्थापित करना, अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया के अंदर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिटेन द पावर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपनी पावर्स को रिटेन किया, रेगुलेट एंड कंट्रोल फॉर द कंपनीज पॉलिसी इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि वो अपनी पावर से रेगुलेट करे और कंट्रोल करे कंपनी की नीतियों को, जो कंपनी नीतियां बना रही है। पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स, अब हम देखते हैं कि इस एक्ट में पावर्स क्या थी गवर्नर जनरल की। तो द एक्ट रीअफर्म द पावर्स, फिर से पावर्स को रीडिज़ाइन किया, अफर्म किया गया था गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स टू लेजिस्लेट ब्रिटिश इंडिया, किसे कंट्रोल करने के लिए, ब्रिटिश इंडिया को। इट स्ट्रेंथन, मजबूत करता है द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल ओवर गवर्नर्स प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे मद्रास की प्रेसिडेंसी पर किसका राज था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का राज था। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर देखते हैं विच इज़ रिलेटेड टू सेना और प्रशासन का व्यय। ओके, द कंपनी वॉज अलाउड टू यूज़ रेवेन्यूज कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया, अब कंपनी के पास ऐसा अधिकार था कि वो यूज़ कर सकती है कौन से रेवेन्यू जो उसे इंडिया से कलेक्ट होते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एक्सपेंसेस, लेकिन किस चीज़ में, खाली सेना और प्रशासनिक कामों में। दीज इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन ऑन इंडियंस, और ये तो सिर्फ इंडियंस पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा सकता था। एज टैक्सेशन पॉलिसीज, टैक्स ज़्यादा लेना, बिकेम स्ट्रिक्टर टू फंड ब्रिटिश वॉर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और टैक्स ज़्यादा होगा तो ये स्ट्रिक्टर होगा, बहुत इस पर जोर दिया जाता था, टू फंड ब्रिटिश वार्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के लिए। इम्पैक्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट ऑफ 1813, कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़े थे, इकोनॉमिक आर्थिक इम्पैक्ट क्या पड़े थे इस पर। लेड टू अनरिस्ट्रिक्टेड ब्रिटिश इम्पोर्ट्स, अब ना यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अनरिस्ट्रिक्टेड था, ब्रिटिश इंपोर्ट कर सकते थे, तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा ना आर्थिक, बिकॉज इम्पोर्ट इज रिलेटेड विद मनी, राइट। अब भारत का सामान विदेशों में भेजा जा रहा था विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो दिस इज इम्पोर्ट्स। डिवास्टेटिंग इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, और बहुत ज़्यादा इंडियन इंडस्ट्रीज़ और हैंडीक्राफ्ट्स का ना डिवास्टेटिंगली वहाँ बाहर भेजे जा रहे थे, तो ये तो एक अंधाधुंध तरीके से हम कह सकते हैं नुकसान हो रहा था। ब्रिटिश गुड्स जितने भी थे जो विच इज़ मेड बाय ब्रिटिशर्स प्रोड्यूस चीपली ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटिश अपने जो गुड्स थे वो तो बहुत कम दामों पर बहुत ही सस्ते तरीके से प्रोड्यूस करते थे क्योंकि औद्योगिकरण का काल था। फ्लडेड द इंडियन मार्केट्स, और ये वो सस्ते थे, वो सस्ते तरीक़ों से बनाए जाते थे, तो इसीलिए उनको सस्ते दामों पर बेचते थे, इसलिए वो फ्लडेड होने लगे, इंडियन मार्केट में आने लग गए थे, मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट्स अनकॉम्पिटिटिव। और इससे क्या हुआ, इंडियन प्रोडक्ट्स जो थे उनको वो अपनी स्पर्धा से पीछे करते हैं, कंपटीशन से बाहर कर देते थे। एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए थे, इनमें बहुत सारे। ऑल्दो 1 लाख ग्रांट वॉज स्मॉल अमाउंट, 1 लाख रुपए तो कमी है शिक्षा पर खर्च करने के लिए। इट इज़ अ प्रेसिडेंट फॉर स्टेट फंडेड एजुकेशन, ये तो बहुत कम था किसी स्टेट को अपने एजुकेशन को फंड करने के लिए इंडिया के अंदर, लेकिन वो सेट किया गया था कि 1 लाख रुपए दिए जाएंगे एजुकेशन रिफॉर्म में। इट वॉज फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश एक्नॉलेज द नीड फॉर एजुकेशन, ये पहली बार था ब्रिटिश चाहते थे कि नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो शिक्षा है वो स्टेट का अधिकार है, राज्य का अधिकार है, ऐसा पहली बार था कि ब्रिटिश ने ये बात को माना था। हम देखते हैं रिलीजियस और सोशल इन्फ्लुएंस क्या पड़ता था, धार्मिक और सामाजिक क्या प्रभाव था। ओपन द डोर्स, अब इन्होंने क्या अपने गेट खोल दिए थे, डोर्स खोल दिए थे फॉर क्रिश्चियन मिशनरीज, अब ताकि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी, ईसाई मिशनरियाँ जो थी वो भारत में आ सकती थी। जैसा हमने लास्ट वाले एक्ट में देखा था 1793 में इन सब पर एक बैन लगा दिया गया था, लेकिन 1813 वाले में ये सब बैन खुल जाते हैं। हु सेट अप स्कूल्स, अब वो स्कूल खोले, ट्रांसलेटेड रिलीजियस टेक्स्ट, अपनी जो धर्म की किताबें हैं उनको ट्रांसलेट करके पढ़ाए इनटू इंडियन लैंग्वेज, भारत की भाषाओं के अंदर, विभिन्न विभिन्न भाषाओं के अंदर पढ़ाए। हाउएवर दिस ऑल्सो क्रिएटेड रिसेंटमेंट अमॉन्ग इंडियंस, और यह जो है
क्योंकि इससे बहुत आक्रोश पैदा हो गया था भारतीयों के बीच, क्योंकि ये सब तरीक़ों से उन्हें लगा कि उनके धर्म ग्रंथों से बहुत उन्हें पढ़ाया जा रहा है बाहर की चीज़ें, तो एक तरह से अपनी परंपराओं के अंदर उन्होंने इंटरफेयर माना था। दे सॉ इट एन अटेम्प्ट टू इंटरफेयर, ये सब इंटरफेरेंस है उनकी ट्रेडिशंस, परंपराओं में। अब हम देखते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल। अब किस तरह से ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल जो है और मजबूत हो जाता है। द एक्ट रीअफर्म्ड पार्लियामेंट्स अथॉरिटी, जो संसद की सत्ता है ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी को बताती है। स्ट्रेंथन गवर्नर जनरल्स पावर, गवर्नर जनरल के पावर को भी इन्होंने और मजबूती प्रदान की। लेइंग द फाउंडेशन फॉर द सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के केंद्रीकरण को भी, उसकी भी नींव रखी। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी एंड लीगल सिस्टम, अब ब्रिटिश की नौकरशाही का और लीगल सिस्टम का भी एक्सपेंशन होने लगा था। मोर ब्रिटिश ऑफिशियल, जितने भी ब्रिटिश कर्मचारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे एंड मर्चेंट व्यापारी थे, केम इनटू इंडिया, भारत में आने लगे। लीडिंग द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश लॉज एंड इंस्टीट्यूशन, और वो इसी तरीके से ब्रिटिश के लॉज और इंस्टीट्यूशन को जो है और बढ़ाने लगे, कानूनों को और संगठनों के बारे में और एक्सपेंड करने लगे। फर्दर इंटीग्रेटेड इंडिया इनटू द ब्रिटिश एम्पायर, अब इंडिया को जो है ना ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मिलाने की, एज अ कॉलोनी, एज अ उपनिवेश, जिससे कहते हैं ना एक जगह बनाकर इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अपना रखा उस पर। कंक्लूजन देखते हैं। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज अ लैंडमार्क इन इंडियन कॉलोनियल हिस्ट्री वाइल इट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी समय से हम कह सकते हैं 1813 में क्या हुआ था, EIC पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, सिवाय ट्रेड चाय और चाइना, ये याद रखेंगे। इसमें हम एक हमारे पास क्लू है कि हम कैसे इसको देख सकते हैं। ख़त्म कर दिया गया था सिवाय चाय और चाइना के, चाय एंड चाइना, ये दो चीज़ याद रखनी है, राइट। रिलीजियस इंटरवेंशन हुए थे एंड स्ट्रॉन्गर ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया था। एजुकेशन पे भी, अब वो एजुकेशन को भी इंपॉर्टेंस देने लगे थे। मॉडर्न एजुकेशन को, सेंट्रलाइजेशन को बढ़ाता है, विच वुड शेप द इंडियाज़ गवर्नमेंट इन द फ्यूचर। और नेक्स्ट वीडियो में हम 1833 को डिस्कस करेंगे एंड देन 1861 के चार्टर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।